हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग आईटीआई के प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये वैल्यू याद रखना है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 22/7 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में है तो 22/7। अगर इसको पूछ दे कि आप पाई की वैल्यू मुझे डेसिमल में बताइए, तो अगर ऑप्शन में 22/7 ना हो तो इसकी वैल्यू डेसिमल में अप्रॉक्स 3.14 के इक्वल मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज 100 सेंटीमीटर एंड देन आउटर सर्कमफेरेंस विल बी। देखिए डायमीटर, आउटर डायमीटर पाइप का कितना दे रहा है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी डी की जो वैल्यू है वो दे रही है आपको 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, तो बोल रहा है कि आप मुझे सर्कमफेरेंस बताइए। देखिए आपको सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए। ये देखिए आपको सर्कमफेरेंस ये होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। अगर 2πr करना है तब भी कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, 2 और r को मिलाकर आप इसको क्या बोल सकते हैं, 2r का मतलब d हो गया डायमीटर, डायमीटर इंटू पाई कीजिएगा, है ना। और डायमीटर आपको क्वेश्चन में क्या पता है, 100 पता था, 100 और इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। क्लियर है। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 314.1 के समथिंग कुछ मिलेगा। क्लियर है, जो आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसका आंसर 314.2 के समथिंग कुछ आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रेशर इज गिवन बाय। देखिए प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तैयार रखिएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्लियर है, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ई। क्लियर है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और अच्छा, ये किसके फॉर्मूला को फॉलो करता है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई। याद रखिएगा, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देता तब भी आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे बहुत ईजी वे में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला 2.5 टन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन केजी। ठीक है, देखिए टन का मतलब कितना होता है, 1 टन का मतलब कितना होता है, 1 टन जो होता है वो आपको 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, 1 टन की जो वैल्यू होती है वो 1000 केजी होती है। ठीक है, 1000 केजी होती है। तो आपको बोला 2.5 टन। ठीक है, 2.5 टन का मतलब क्या होगा, 2.5 इंटू 1000। जो आप 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2500 केजी। क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2500 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब दो तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखिए एक तो tan थीटा इक्वल टू ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, बाय बेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और एक और tan थीटा इक्वल टू होता है, अगर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, ये दो चीजें होती हैं, या तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, या तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, आप यहाँ ऑप्शन में देखिए, आपको साइन कॉस वाला कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि उल्टा दिया हुआ है। जब उल्टा दिया हुआ है तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कॉट के बराबर है। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, पहली बात। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। क्लियर है, चलिए अब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, देखिए हाइपोटेनस तो होगा नहीं, दोनों खत्म हो गया। अपोजिट मतलब होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल में बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ थीटा, तो इसके अपोजिट ये साइड है, तो इसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। और एडजेसेंट इसके साथ में कौन साइड है, इसके साथ में साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। दैट मींस आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 22/7 इंटू 350 इंटू 2। ठीक है, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब इस तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 mm इज इक्वल टू, ठीक है, बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया बताइए अगर उसका साइड 8 mm है। तो सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका एरिया कैसे निकालता है। रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आप कर दीजिए। क्लियर है? देखिए आपको साइड पता है, आपको साइड कितना पता है 8 mm, आप 8 को इस साइड की जगह रखिएगा, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए आप ऐसे √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए जो √3 होता है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1.76 या 1.732 होता है। क्लियर है? 1.732 होता है, तो आप √3 की जगह पर 1.732 इंटू 8 का स्क्वायर बाई 4 आप जब करेंगे इसको कैलकुलेशन, तो आपको जो आंसर मिलेगा मिलेगा 27.7 मिलेगा। क्लियर है? 27.7 मिलेगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर देखिए ए और बी दोनों में 27.7, देखिए आप यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए भी 27.7 है और ऑप्शन नंबर बी भी 27.7 है, लेकिन मेरा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो साइड है वो mm में दिया हुआ था, आपका जो एरिया आएगा वो mm स्क्वायर में आएगा, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आ सकता। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यूनिट जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द एरिया ऑफ हाफ सर्कल, देखिए सिंपल सा बात है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², इसका आधा कर दीजिए तो πr²/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटेन एज, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कितना ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 100 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि उससे कोई भी अगर आपको देगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कीजिए, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। उसका रिलेशन ही होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। क्लियर है? चलिए आप यहाँ पर देखिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आप इस सी की जगह पर क्या रख दिए 100 रख दीजिए, तो 100/5 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू F-32/9 होगा। अब यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया है ना, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180, और इस 32 को माइनस में है तो जरा ये प्लस कीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 212 हो जाएगी। क्लियर? कितना हो जाएगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ऑप्शन, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कितना बी नंबर। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कि आपको इस फॉर्मूले को बस याद रखना है कि C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू या रेफर्स टू, देखिए मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। क्या होती है? डेंसिटी होती है। क्लियर है? चलिए अच्छा, मैंने यंग्स मॉडल आपको ऊपर बता दिया है। यंग्स मॉडल इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ठीक है, अगर कोई इस चारों में से कोई ऑप्शन अगर पूछ लेता है एग्जाम में कभी, तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यंग्स मॉडल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। बल्क मॉडल्स क्या होता है, बल्क मॉडल्स होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के साथ से वॉल्यूम जुड़ जाएगा, है ना, बाकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं रहेगा। देखिए मॉडुलस जब भी आएगा एग्जाम में, ठीक है, दिमाग में एक बार डाल लीजिए, जब भी एग्जाम में कोई मॉडुलस आएगा, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, चाहे वो शियर मॉडुलस हो, ठीक है, कोई भी मॉडुलस हो, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, ठीक है, तो ये कंफर्म है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, बट सब में नाम अलग होगा, किसी में सिंपल स्ट्रेस अपॉन होगा जैसे हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, लेकिन बल्क मॉडुलस में वो स्ट्रेस के साथ वॉल्यूम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि आप उसकी डेंसिटी को ऊपर रखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब आप वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। एक बात और याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का में स्पेशल पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो यूनिट तो होगा ही नहीं, तो यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्लियर है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिट लेस होती है और स्ट्रेन भी क्या होती है, यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट फॉर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
एंड होमोजीनियस मटेरियल इज डिफाइंड है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सभी सब्सटेंस जो प्रॉपर अमाउंट में है, ठीक है, आप उसमें से दो सब्सटेंसेस के मिक्सर या तीन सब्सटेंसेस के मिक्सर में से आप सब्सटेंसेस को इंडिविजुअली अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? तो दैट मीन्स वो एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी सेम ही होता है, होमोजीनियस कैसा ही होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, आप सभी जगह कंपोजिशन सेम रहेगा, आपको दिखेगा नहीं कि दो सब्सटेंस अलग अलग टाइप के मिक्स हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नमक और वाटर आप देख लीजिए, नमक और वाटर का जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं, आपस में पानी में मिलाते हैं, तो वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ पूरा पानी ही दिखता है, वो नमक नहीं दिख सकता कि नमक इसमें कहाँ है, आप खोज नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यही कोई मान लीजिए कि आप मान लीजिए सैंड लिए हुए, ठीक है, और सैंड में आप मान लीजिए कि कोई ब्रिक मिला रहे हैं या ईंट मिला रहे हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों अलग अलग दिख रहा है। क्लियर है? तो जब आप अलग अलग आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक है, जब आपको सभी सब्सटेंसेस एक जैसे दिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टी सेम ही होता है, तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। यानी कि आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हॉर्स पावर इज इक्वल, ठीक है, देखिए 1 हॉर्स पावर के जो वैल्यू होते हैं, देखिए हम लोग पावर को एचपी में डिनोट करते हैं, 1 हॉर्स पावर को हम लोग बोलते हैं 1 HP। ठीक है, क्या बोलते हैं 1 HP। इसकी जो वैल्यू होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। क्लियर है? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 764 वाट है, ये ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से, किसके हिसाब से है? ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी ये बोले कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो हम लोग हमेशा 746 ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से बताते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कभी स्पेसिफाई कर दे आपको कि नहीं, मुझे 1 हॉर्स पावर की वैल्यू बताइए मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से, MS के हिसाब से बताइए, ठीक है, तो तब ये 746 नहीं होकर 735.5 वाट हो जाएगा। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर सिंपली 1 हॉर्स पावर बोलता तो उसका मतलब आपसे ब्रिटिश सिस्टम में ही पूछ रहा है। क्लियर है? तो इसके से आपका जो ऑप्शन है फिलहाल के, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए आपको पता है सभी ट्रायंगल के सभी एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गैलन इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1 गैलन की जो वैल्यू होती है वो 3.785 लीटर के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखिए ब्रास जो होता है, ब्रास का मतलब होता है जो होता है वो हम लोग दो मेटल को मिला के बनाते हैं। ठीक है, जब दो मेटल या दो एक मेटल एक नॉन मेटल इस तरह से कंपोजिशन बनाते हैं, उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ब्रास है वो किसका अलॉय है? ब्रास जो आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 फॉरेनहाइट इज इक्वल कैन बी रिटन एज, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए दो क्वेश्चन आ चुका है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको रिलेशन बिल्कुल याद रखना है कि C/5 इक्वल टू क्या होता है? F माइनस 32/9 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे F की वैल्यू दे देता है, आप F की वैल्यू यहाँ पे 110 रख दीजिए। जब आप 110 में से 32 को माइनस करेंगे, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? और फिर जो भी आएगा आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते। आप इस रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो C की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 43.33 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर रेडियस एंड 250 सेंटीमीटर हाइट सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर क्यूब, व्हाट विल द साइड ऑफ द क्यूब सो फॉर्म। देखिए बोला है कि एक सिलेंडर है। क्लियर है? एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए एक सिलेंडर है, इस तरह से एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है, यानी कि यहाँ से जो रेडियस मैं बोलता हूँ, ये रेडियस जो है ये कितना है? 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का है। और जो इसकी हाइट है ये जो इसकी हाइट है ये आपकी 250 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है? बोला है कि इसको मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट मतलब पिघला कर एक क्यूब क्या बनाना है मुझे बनाना है क्यूब। क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। बताइए इस क्यूब की साइज कितनी होगी? देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। जब भी किसी एक फिगर को, ठीक है, जैसे ये एक फिगर है या एक ज्योमेट्रिकल शेप है, दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में जब भी ये चेंज होगा, ठीक है, तो हमेशा एक चीज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो होता है वॉल्यूम। क्योंकि देखिए जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ होगा उतना ही मटेरियल इसमें भी यूज हुआ होगा। क्लियर है? जितना मटेरियल सिलेंडर में होगा उतना ही मटेरियल इस क्यूब में होगा। तो जब भी एक फिगर दूसरे फिगर में मेल्ट कर पिघला कर चेंज किया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम को इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। ठीक है,
और मुझे क्या निकालना है, मुझे ये साइड ही तो निकालना है, ये साइड ही तो निकालना है। तो मैं इस क्यूब को क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। जब क्यूब को मैं दूसरे साइड ले आता हूँ तो क्या बनता है, क्यूब रूट, यानी कि साइड जब मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब पाई आर स्क्वायर एच का क्यूब रूट कर देंगे, यानी कि जब आप मैं यहाँ बता देता हूँ, आप क्यूब रूट जब करेंगे किसका, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 50 है ना, और एच की वैल्यू कितनी है 250। जब आप इसको क्यूब रूट करके निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 125 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। देखिए tan थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो देखिए tan थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यानी कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मान tan में 1 के बराबर होता है। देखिए आप tan 45 डिग्री जो होता है, tan 45 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि थीटा 45 डिग्री है। यानी कि अगर मैं cos थीटा निकालूं तो मुझे cos 45 निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना, एंगल का वैल्यू 45 है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आपको कि कैसे हम लोग किसी भी एंगल को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल, देखिए 1 स्क्वायर मीटर किसके बराबर होता है, ठीक है, तो देखिए 1, अगर मैं बोलूँ कि 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो 1 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 बार 1 मीटर को मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है, और 1 मीटर का वैल्यू कितना होता है, देखिए सब का सब सेंटीमीटर में मुझे पूछ रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और एक और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। यानी कि आपका जो 1 स्क्वायर मीटर होता है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं, उसके बराबर होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे इंटू बाई टाइम करना, ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है, क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये वर्क पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक है, और वर्क पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वर्क हो जाएगा, अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा तो क्या बनेगा, पावर बनेगा। क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने पोजीशन के कारण, यानी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रुका हुआ है तो अपने पोजीशन का, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस ग्राउंड पर रुका हुआ है, तो इसके पास जो भी एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बाकी दोनों में बता देता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, अगर यहाँ पे लिखता इट्स पोजीशन, ऐसा लिखता है कि इट्स मोशन, क्या लिखता, इट्स इस पोजीशन की जगह आपको लिखता इट्स मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई कार्ड मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण पूछेगा तो तब तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट के पूछेगा कि मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो फिर बचता है मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी, मैं पोटेंशियल एनर्जी को पीई से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एमई, यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी बॉडी के पास टोटल जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी ही बोलते हैं। क्लियर है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए या 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लेंथ मास एंड टाइम आर नोन एज, ठीक है, देखिए लेंथ मास और टाइम जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर क्या करती है, ये तीनों ही मिलकर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाती है, डायमेंशन बनाती है। तो मैं इसको ऑप्शन नंबर ए से रेफर करूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि MLT आपने सुना होगा, MLT के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, देखिए सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, ठीक है, देखिए आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है आपने जो पढ़ा होगा वो आपने ये पढ़ा होगा 2πr/h पढ़ा होगा, क्लियर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसके आपसे देखिए आपने 2π को कंबाइन कीजिए, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया 2r को कंबाइन कीजिए, 2r का मतलब क्या हो गया, 2r जो होता है वो डायमीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा πd और h हो जाएगा, है ना, तो आप πdh बोलिए या 2πrh बोलिए, बात सेम ही है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए πdh। चलिए तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ITI के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आई होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने आने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह से और भी मैं बहुत सारे आपके ITI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।